गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में जो कल बताया गया था राल्ट का सेकंड केस, राल्ट का जो द्वितीय नियम बताया था, किसी विलायक के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। उसके उपरांत तीसरा जो टॉपिक है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्य गुणधर्म में क्या होता है। तो किसी सॉल्यूशन में जो उपस्थित विलेय और विलायक होते हैं उस विलयन में जो अणुसंख्य गुणधर्म है विलेय पदार्थ के अणु, आयन या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे उस विलयन की अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म की 4 कंडीशंस होती हैं। 4 कंडीशंस क्या होती है? RLBP, पिछले दिन बताया था RLBP क्या होता है। RLBP का अर्थ होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, यही विलायक का वाष्प का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। दूसरा जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये नंबर फर्स्ट है। नंबर सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन, हिंदी में क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। किसके क्वथनांक का उन्नयन? विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, विलायक के हिमांक का अवनमन। चौथा बिंदु है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, विलयन का परासरण दाब। ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये बोर्ड में आते रहते हैं, जिसमें से आप लोगों ने, सभी छात्रों ने एक प्रॉपर्टीज को अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसका मैंने फिगर बनाया था, दूसरे केस में डेरिवेट किया था। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। ये दोनों, क्वथनांक का उन्नयन किसका? विलायक का। हिमांक का अवनमन किसका? विलायक का। चौथा है ओस्मोटिक प्रेशर, यानी कि विलयन का परासरण दाब। ये चारों जो पढ़ने से पहले एक चीज हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा कि विलयन का टाइप्स कैसा है। आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन कौन कहलाते हैं? जो राल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो राल्ट का नियम जो फॉलो किया गया था उसमें स्ट्रक्चर देखिए, जो समीकरण फर्स्ट आया था वो समीकरण फर्स्ट क्या था? PA बराबर P0 A इंटू एक्स। जो सेकंड समीकरण था तो PB बराबर P0 V इंटू एक्स भी। जो थर्ड समीकरण था टोटल, अर्थात PT बराबर PA प्लस PB। इसको डेरिवेट करने के उपरांत जो वैल्यू आई थी, तो समीकरण फर्स्ट में देखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। इसको आगे वैल्यू पुट अप कर देंगे, थर्ड समीकरण बन जाता है। तो समीकरण फर्स्ट के अनुसार ये कौन सा था? y एक्सिस था, और y बराबर mx से इसकी तुलना की गई थी। इसकी थर्ड समीकरण y बराबर mx प्लस c से तुलना की गई थी। तो इसमें देखिएगा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसमें ये y PA, ये क्या है? PA। इसकी x a बराबर क्या रखा था? 0। इसको क्या माना गया था? x a बराबर 1। तब P0 a का एक शिखर बिंदु हमें प्राप्त होता था, P0 a। ये
ऑरिजिन था, जहाँ एक्स ए की वैल्यू 0 थी तो पी ए का मान भी 0 आया था। तो ये शिखर बिंदु से इसको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐड किया। समीकरण सेकंड में एक्स बी का मान पहले 0 फिर 1 रखा गया था, तो यहाँ एक्स बी बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1 मानकर, तो यहाँ क्योंकि कंडीशन फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी ये पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी कि सॉल्यूट विलेय पदार्थ अधिक वाष्पशील था विलायक पदार्थ की तुलना में। तब ये ग्राफ की जनरेशन हुई थी, ग्राफ का फॉर्मेशन हुआ था। तो दूसरा फिगर ये प्राप्त हुआ था, ये पीए था और ये वाला पीबी है। अब तीसरे समीकरण में जब एक्स वी की वैल्यू को रखा गया था तो पी ए का मान इस पॉइंट पे आया था और पी बी का मान इस पॉइंट पर आया था। क्योंकि ये दोनों मान जब पुट अप कर दिए गए थे तो तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ था। उस तीसरे समीकरण को जब स्ट्रेट लाइन इस प्रकार बनाया जाता है तो ये पीटी टोटल प्रेशर, सॉल्यूट का प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर, ये तीसरे समीकरण के द्वारा स्ट्रक्चर हमें फिगर प्राप्त हो जाता है। और राउल्ट के नियम के अनुसार, इसी फिगर्स के अनुसार, तो उन्होंने ये कहा था आदर्श विलयन के अंतर्गत आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या थी, विलय के जो पार्टिकल्स विलयन विलायक के नेचर पर निर्भर नहीं करते थे। विलायक के नेचर पर निर्भर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन सॉल्यूट जो पदार्थ है, विलय जो पदार्थ है, उसके नेचर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर नहीं होती है। मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर तो निर्भर करती है लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे बिंदु में आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत कहा गया ये सॉल्वेंट के नेचर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर होती है, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के नहीं होती है। तीसरी कंडीशन है कि डेल्टा पी का मान 0 हो सकता है। डेल्टा वी आयतन, आयतन का मान 0 कैसे हो सकता है, माना कि इसमें कितना है 5 ml ए और दूसरा सॉल्वेंट ये 5 ml है बी, तो इसको इक्वल कर लिया गया तो ये क्या हो गया 10 ml। तो डेल्टा जो वी है ये चेंज नहीं हुआ, ये कभी भी बदला नहीं है, चेंज नॉट अर्थात परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये भी कितना है 10 ml, अर्थात ये क्या है A प्लस वी। तो जब अभिकारक और उत्पाद के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो ऐसे सॉल्यूशन आदर्श सॉल्यूशन कहलाते हैं।